हम लोग स्ट्रक्चर्स अंडर द कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे, और हमने लास्ट टाइम लिम्बिक सिस्टम में सबसे पहले थैलेमस पढ़ा था, और थैलेमस की हम पिक्चर भी मैंने दिखाई थी आपको। यहाँ पे थैलेमस है, और थैलेमस का क्या काम है, जो भी आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कलेक्ट करता है और आगे कॉर्टेक्स की तरफ भेज देता है। और थैलेमस में अगर कोई डैमेज हो जाए तो आपको सेंसेशंस को फील करने में, सुनने में, देखने में, टेस्ट करने में, ये सारी सेंसेशंस आपकी खराब हो सकती हैं पार्शियली या फिर पूरी। लिम्बिक सिस्टम का पहला थैलेमस था। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है हाइपोथैलेमस। अच्छा, एक यहाँ पे एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। The sense of smell is unique in that signals from the neurons in the sinus cavity go directly into the special parts of the brain called olfactory bulbs just under the front of the brain. Smell is the only sense that does not have to pass through the thalamus. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेंसेशंस है, हमने ऊपर 4 ही सेंसेशंस अभी यहाँ पे डिस्कस की थी, हियरिंग, साइट, टच एंड टेस्ट। 5वीं आपकी स्मेलिंग की सेंसेशन है। वो ये बोल रहा है कि स्मेलिंग सेंसेशन जो है उसको थैलेमस के पास नहीं जाना पड़ता, उसका थैलेमस से कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्टली आपके ब्रेन में जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, जगह का नाम है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब छोटे छोटे जो आपके ब्रेन में पार्ट्स है, वहां पे डायरेक्टली जाते हैं आपकी स्मेल की जो सेंसेस है। तो स्मेल एक ओनली ऐसी सेंस है जो कि थैलेमस से पास नहीं होती है। तो दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर कि आपकी जो स्मेल है, स्मेल करने वाली जो सेंस है आपकी, वो अकेली एक ऐसी सेंस है जिसको थैलेमस के पास से नहीं जाना पड़ता है, ये डायरेक्टली ब्रेन में जा सकती है। ओके, now coming to hypothalamus, a very small but extremely powerful part of the brain is located just below and in front of the thalamus. थैलेमस के सामने है और बहुत ही छोटा पार्ट है हाइपोथैलेमस। सो थैलेमस के सामने और बहुत ही छोटा पार्ट है हाइपोथैलेमस। इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब फ्रंट ब्रेन में आता है और क्या रेगुलेट करता है, फियर, थर्स्ट, सेक्सुअल ड्राइव, एग्रेशन। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, थर्स्ट को रेगुलेट, कितनी प्यास लगती है आपको, भूख लगती है, नींद आती है, ठीक है, वेकिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी, इमोशंस। तो बेसिकली ये सब चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी ज्यादा फंक्शन है। और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ये चीज पढ़ी थी, अगर आपने याद किया है ढंग से, तो हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि आगे के ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है, ठीक है, सारे हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है हाइपोथैलेमस। बहुत छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। उसके बाद आते हैं हिप्पोकैम्पस पे। हिप्पोकैम्पस इज अ ग्रीक वर्ड फॉर सी हॉर्स। जो सी हॉर्स होते हैं ना, जो समुंदर, इसको समुद्र के अंदर कुछ इस तरह के क्रिएचर हैं जो हॉर्स की तरह दिखते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं, छोटे छोटे। उस वर्ड से ही हिप्पोकैम्पस बना है। और इसको ये ऐसा नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये सी हॉर्स की तरह लगता है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी पिक्चर। हिप्पोकैम्पस यहाँ पे ये वाला पार्ट है, पीछे दिया हुआ है जो, एक मिनट मैं जूम कर देती हूँ उसको थोड़ा। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज हिप्पोकैम्पस। ये जो पीछे वाला पार्ट है, इसके पीछे है पर्पल वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके पीछे जो ये वाला पार्ट है वो हिप्पोकैम्पस है। तो हिप्पोकैम्पस के बारे में क्या कह रहा है, इट प्लेज अ रोल इन अवर लर्निंग, memory, ability to compare sensory information, learning, memory, ability to compare। तो 3 चीजें हैं जो हिप्पोकैम्पस देखता है। आगे देख लेते हैं। ओके,
Research has shown that hippocampus is instrumental in forming long-term declarative memories. Okay, तो जो लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज होती हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरीज क्या होती हैं? आपकी दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल मेमोरी और एक होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी। दो टाइप की मेमोरीज होती हैं, हो सकता है आप आगे मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसको। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जैसे कि कुछ फैक्ट्स है ना जो आप याद करते हो, जैसे सपोज आपने कोई फैक्ट याद किया कि इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। आपने एक फैक्ट याद किया कि आपकी बर्थ डेट ये है, और आपने एक फैक्ट याद किया कि आपका एड्रेस ये है, तो फोन नंबर है। तो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी में आता है। प्रोसीजरल होती है जब आप कोई प्रोसीजर याद करते हो, जैसे कि कोई रेसिपी याद कर रहे हो, कुछ बनाने का तरीका या कुछ ड्रॉ करने के स्टेप्स याद कर रहे हो, वो प्रोसीजरल मेमोरी हो गई। और डिक्लेरेटिव होती है जब आप फैक्ट्स याद करते हो, कुछ चीजें जो आपने हमेशा याद रखनी है, उस टाइप की चीजें। तो वो कह रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस क्या करता है, इस तरह की मेमोरी, परमानेंट मेमोरी फॉर्म करने में हेल्प करता है, लेकिन वो स्टोर कहीं और होती है। हिप्पोकैम्पस उसको स्टोर नहीं करता है, उसको फॉर्म होने में हेल्प करता है। As mentioned earlier, acetylcholine, the neurotransmitter involved in muscle control, is also involved in memory function of the hippocampus. तो जो एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हमने पहले भी पढ़ा हुआ था न्यूरोट्रांसमीटर वाले चैप्टर में, जो मसल कंट्रोल करता है, वो ही न्यूरोट्रांसमीटर हिप्पोकैम्पस की हेल्प करता है मेमोरी फॉर्म करने में। तो क्या होता है, अल्जाइमर जिन लोगों को होता है, जिनकी मेमोरी वीक होती है, उनके में लोअर लेवल ऑफ एसिटोकोलिन मिलता है, क्योंकि अगेन वो चीजें भूल जाते हैं। और हिप्पोकैम्पस इज लोकेटेड विद इन द टेम्पोरल लोब्स ऑन ईच साइड ऑफ द ब्रेन। ओके, तो हिप्पोकैम्पस वो कह रहे हैं कि ब्रेन के दोनों साइड पे ही है, लेफ्ट और राइट साइड पे। एंड द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द टेम्पोरल लोब में प्रोड्यूस मेमोरी। ओके, और अगर आप इसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करो, इस पार्ट को, जैसे वो कहते हैं ना बिजली के झटके देके स्टिमुलेट करो अगर इस पार्ट को, तो क्या होता है, आपको मेमोरी लाइक एक्सपीरियंस, आपको कुछ चीजें याद आने लग जाती हैं, ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस होता है। Hippocampus may be very close to the area of the brain where memories for locations of objects are stored as well. Researchers have found that right parahippocampal gyrus located alongside the right hippocampus is more active when a person is planning a travel route. जब आप कोई ट्रेवल रूट प्लान करते हो तो आपका राइट साइड का जो पैरा हिप्पोकैम्पल, राइट साइड का जो हिप्पोकैम्पल है वो ज्यादा एक्टिव होता है, राइट साइड वाला, which might explain why elderly people who develop memory problems associated with deterioration of the hippocampus also tend to forget where they live, where they park their car, etc. तो जैसे आप लोकेशन के बारे में कोई चीज याद करते हो ना, जैसे आप कभी कहीं पार्किंग करके आते हो तो आपको याद रहता है कहाँ पार्क है, तो वो चीज जिन लोगों को भूल जाती है, मे बी एल्डरली हो, बड़े हो या कोई भी हो, तो उनका यही वाला पार्ट जो है वो प्रॉब्लम करता है, हिप्पोकैम्पल एरिया। और यहाँ पे जब प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो बाकी जगहों को भी इफेक्ट करती है। फिर आ जाए, आगे चलते हैं। आप अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप आगे का देखो। एमिगडेला, ओके, आमंड, बादाम का जो उससे रिलेटेड वर्ड इन्होंने लिखा है एमिगडेला, मतलब एमिगडेला मतलब आई थिंक आमंड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। इज एन एरिया ऑफ द ब्रेन लोकेटेड नियर द हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस के पास है। दीज टू स्ट्रक्चर्स मतलब हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला दोनों की बात कर रहा है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फियर रिस्पॉन्सेस, मतलब जब आप डरते हो ना किसी चीज को देख के, उसके लिए एमिगडेला रिस्पॉन्सिबल है। मेमोरी ऑफ फियर, क्योंकि वो आपको याद रखवाता है, हिप्पोकैम्पस आपको मेमोरी में हेल्प करता है और एमिगडेला आपको फियर में हेल्प करता है। तो मतलब आपको याद रखते हैं कि आपको इस चीज से डर लगता है तो आप डरते हो। Information from the senses goes to the amygdala before the upper part of the brain is involved, so that people can respond to danger very quickly, sometimes before they are consciously aware of what is happening. Okay,
कई बार आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप कई बार क्या होता है, कोई सपोज जिसको स्पाइडर से बहुत डर लगता है, उसके सामने नकली स्पाइडर गलती से फेंक दिया जाए तो एकदम से वो चिल्लाता है, डर जाता है, लेकिन बाद में उसका दिमाग उसे बताता है कि वो नकली है। तो वो ये कह रहा है क्योंकि एमिगडेला जो है ना वो ब्रेन से पहले आता है, तो रिस्पॉन्स ना पहले आपके एमिगडेला पे जाता है। जब सडनली जो स्टिमुलस है ना आपके एमिगडेला पे जाता है तो आप रिएक्ट कर जाते हो, बाद में वो आपके ब्रेन पे पहुंचता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो कि अच्छा ये तो कुछ और था। तो हम जो सडनली रिएक्ट कर देते हैं डर के मारे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले एमिगडेला पे जाती है, बाद में ब्रेन पे जाती है। जब आप बाद में अवेयर होते हो कि अच्छा ये कुछ और था, मैं तो ऐसे ही डर गया। ठीक है। 1939 में रिसर्चर्स ने मंकीज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत फेमस है, एग्जाम में भी आता है कई बारी, कि उन्होंने उन मंकीज का टेम्पोरल लोब रिमूव कर दिया, और उसके साथ साथ उसका एमिगडेला भी रिमूव हो गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो टेम्पोरल लोब में होता है। तो वो क्या हो गए थे मंकीज, वो बिल्कुल ही अनअफ्रेड ऑफ स्नेक्स एंड ह्यूमंस, उनको डरना ही बंद हो गया था। ना वो स्नेक से डर रहे थे, ना वो ह्यूमन से डर रहे थे, किसी को देख के नहीं भाग रहे थे, जिससे जर्नली वो डरते थे। ठीक है। सो दिस इफेक्ट केम टू बी नोन एज क्लूवर-बुशी सिंड्रोम। इस इफेक्ट को उन्होंने नाम दे दिया क्लूवर-बुशी सिंड्रोम। Rats have damaged amygdala structures which also show no fear when play। अच्छा, अगर रैट्स का भी इन्होंने डैमेज करके देखा एमिगडेला, तो उनको कैट के सामने रख दो तो वो भी नहीं डरते। तो ऐसे ही ह्यूमंस के साथ भी है, अगर एमिगडेला डैमेज हो जाए तो ह्यूमंस भी कोई ऐसा काम करने से पहले नहीं डरेंगे जिससे उनको नुकसान होगा और वो उनको हार्म कर सकता है। तो एमिगडेला भी एक बार पिक्चर देख लेते हैं हम लोग एमिगडेला की भी। यहाँ पे ये है एमिगडेला, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बबल्स टाइप का बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एमिगडेला है। तो ये हिप्पोकैम्पस हो गया, इसके साथ ही अटैच है, देखो तो दोनों का काम एक साथ ही होता है ना, ये मेमोरी फॉर्म करता है, ये फियर फॉर्म करता है, तो ये दोनों साथ साथ हो गए। उसके बाद है this is called cingulate cortex. The cingulate cortex is the limbic structure that is actually found in the cortex. It is found right above the corpus callosum in the frontal and parietal lobe and plays important role in both emotional and cognitive process. ये रहा, ये आपका फ्रंटल से लेके पेराइटल लोब तक, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये है सिंगुलेट कॉर्टेक्स, इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। It has been shown to be active during a variety of cognitive tasks such as सिलेक्टिव अटेंशन। किस तरह के काम करता है, जैसे कि आपकी सिलेक्टिव अटेंशन में, वर्ड रिकॉग्निशन में, वर्किंग मेमोरी में, जो आपकी मेमोरी काम कर रही है, एक्टिव है, इन सब चीज़ों में। और मेंटल डिसऑर्डर्स जब होते हैं जैसे ADHD टाइप का, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आपके इस वाले पार्ट में, स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर डिप्रेशन है तो इस टाइप से। फिर आ गया कॉर्टेक्स आपका, the cortex or the I think it should be ring RING, but okay, ring है, outer covering है, it's the most outermost part of the brain, जो आपका ब्रेन का outermost part है, जो wrinkled part है, जो दिखाया था आपको, जो आपका ब्रेन जैसे आपको लगता है कि जो ब्रेन आपका दिखता है जिस तरह से आप देखते हो कभी किसी वीडियो में, तो that is cortex. It is made up of tightly packed neurons. Actually, is only about 1/10 of an inch on average. Okay, इसका जो एवरेज साइज है ना वो 1/10 of an inch थिक है। थिक है मतलब उतना थिक है। The cortex is very recognized naval surface anatomy because it is full of wrinkles.
आपने देखा ये ब्रेन जो रिंकल्स जैसा दिखता है, पूरा रिंकल्ड है, वो कॉर्टेक्स है। व्हाई इज द कॉर्टेक्स सो रिंकल्ड? क्यों रिंकल्ड है? The wrinkling of the cortex allows a much larger area of the cortical cells to exist in the small space inside the skull. Okay, ये अच्छा फैक्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है। रिंकल क्यों है? क्योंकि रिंकल इसलिए है क्योंकि वो छोटे से स्कल में जितनी जगह है उसमें ज्यादा पार्ट कवर हो सके, ज्यादा सेल्स आ सके, आपके कॉर्टिकल सेल्स मतलब कॉर्टेक्स वाले सेल्स ज्यादा आ सके, इसलिए वो रिंकल्ड है, इसलिए वो छोटा रिंकल होके छोटी जगह पे एडजस्ट किया हुआ है। अगर आप उसको निकाल के फ्लैट आयरन करोगे ना तो वो 2 से 3 स्क्वायर फीट लंबा होगा, तो वो छोटी स्पेस में एडजस्ट होने के लिए है, इसलिए वो रिंकल्ड है। ओके, एज द ब्रेन डेवलप्स बिफोर बर्थ इट फॉर्म्स अ स्मूथ आउटर कवरिंग ऑन द ब्रेन स्ट्रक्चर. This will be cortex, which will get more and more wrinkled as the brain size increases in size and complexity, and this increase in wrinkling is called corticalization. वो ये कह रहा है कि जब आपका बर्थ होता है तो पहले जो आउटर कवरिंग होती है ब्रेन की वो स्मूथ होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, ये दिखाया ना कॉर्टेक्स यहाँ पे, आप बड़े होते जाते हो, आपका ब्रेन का साइज और आपके ब्रेन के सेल्स बड़े होते जाते हैं, तो वो रिंकल्स, क्योंकि एरिया उतना ही है, स्कल उतना ही है, तो उसी में एडजस्ट होना है, तो उसको रिंकल्स उसमें आती रहती हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉर्टिकलाइजेशन, वो जो रिंकल्स आती हैं। तो आपकी ये समरी आ गई है। आई थिंक समरी के बाद क्वेश्चन आंसर्स है, उसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, क्योंकि एक साथ करने से फिर वो भूल जाता है पुराना जो भी पढ़ा है। तो लीजनिंग स्टडीज हमने पढ़ी थी पहले। लीजनिंग मतलब जब हम ब्रेन एरियाज को इंजर करके डिस्ट्रॉय करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से, उसको लीजनिंग बोलते हैं। तो इस तरह से डैमेज करते थे पहले ब्रेन को स्टडी करने के लिए, जो कि बाद में एथिकल इश्यूज की वजह से नहीं हो गया था, बैन हो गया था ये सब चीजें करना। फिर हमने मैपिंग फंक्शन और मैपिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े। पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। इसमें सीटी स्कैन था, एमआरआई था, ठीक है। और उसके बाद मैपिंग फंक्शन देखने के लिए हमने ईईजी के बारे में पढ़ा, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देखे जाते हैं वेव्स की फॉर्म में। उसी में ईआरपी था। ईआरपी में आपको इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल देखना होता है, मतलब जिससे आपको मतलब है वही चीज देखते हो आप। उसमें बहुत सारी वेव्स भी हमने पढ़ी थी, अल्फा, थीटा, डेल्टा और बीटा, इनके क्या क्या मतलब है आपको याद करने हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी पढ़ी है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव ग्लूकोज हम लोग इंजेक्ट करते हैं सेल्स की एक्टिविटी देखने के लिए। फिर एफएमआरआई पढ़ी थी, जिसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल की चेंजेस देखी जाती हैं। फिर हमने ब्रेन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है। हाइंड ब्रेन में मेड्यूला और पॉन्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन, सेरिबलम और इनके क्या फंक्शंस हैं बेसिकली वो। और स्ट्रक्चर जो कॉर्टेक्स के अंदर है वो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, लेकिन इसके बेसिकली आपको इसके फंक्शंस भी याद रखने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक सजेस्ट यही करूंगी कि आप उसको टेबुलर फॉर्म में बना लो और उसके आगे उसके फंक्शंस लिख लो, तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए याद करना। तो अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्विज है, ज्यादा नहीं है, 5 ही क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूजेस एज अ रेडियो एक्टिव शुगर। रेडियो एक्टिव शुगर किस में यूज की जाती है, जिसमें ये देखते हैं कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है कौन कौन से पार्ट में। तो ये तो अभी हमने लास्ट में जो टेक्निक पढ़ी है पीईटी। तो पीईटी है आपकी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। सेकेंड है, विच ब्रेन स्ट्रक्चर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर बैलेंस, पॉस्चर एंड मसल टोन। बैलेंस बनाने के लिए बॉडी का पॉस्चर और मसल टोन कौन करता है? सेरिबेलम। Which brain structure would most likely result in death if damaged?
हमने पढ़ा था ना कि लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस करता है। कौन सा वाला पार्ट है जो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस करता है? मेडुला, क्योंकि सबसे पहले वही पढ़ा था हमने। फिर है if you were to develop a rare condition in which signals from your eyes were sent to the area of the brain that processes sound. ओके ये कह रहा है कि अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें आपकी आईज का जो सिग्नल है, आप जो देख रहे हो, वो सिग्नल आपके साउंड वाले पार्ट में चला जाए और जो आपका साउंड का ईयर्स वाला सिग्नल है वो कहीं और चला जाए, मतलब सही जगह पे नहीं जाए, आपके सेंसेस में से जो भी आ रहा है वो सही जगह पे नहीं जा रहा, तो कौन सा वाला पार्ट डैमेज है? तो सेंसेस कौन वो करता है, कंट्रोल करता है? सेंसेस करता है थैलेमस। तो आपका ये वाला पार्ट डैमेज है थैलेमस, क्योंकि यही है जो रिले स्टेशन है सेंसेस का इसके पास आता है, फिर आगे जाता है, हमने पढ़ा था ना। उसके बाद है इफ यू हैव प्रॉब्लम स्टोरिंग अवे न्यू मेमोरीज, अगर आपको स्टोर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कौन से एरिया में डैमेज है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लास्ट में हमने पढ़ा है हिप्पोकैम्पस। और अगर इसमें एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें ये होता है, पूछा होता है कि आपको अगर उस चीज से डर नहीं लग रहा है जिससे आप पहले डरते थे, तो आपके कौन सा ब्रेन है जो इफेक्ट ब्रेन का पार्ट इफेक्ट हुआ है, तो उसमें आप बोलते हैं एमिगडाला। ठीक है, तो ये आपका क्विज यहाँ पे खत्म हो गया है। आगे भी है, अभी इसमें बहुत सारा है ब्रेन से रिलेटेड अभी पार्ट, तो ये लोब्स भी हैं सारे, टेम्पोरल लोब और वो सब, तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आगे काफी सारा पढ़ना है अभी हमने ब्रेन के बारे में, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।